So hello everyone, welcome to the YouTube channel of Teach Well. I am your social science faculty and today आज हम करने वाले हैं power sharing. And I'm telling you that this video is a one-shot video in which we are going to revise the chapter in just one video. This video is only for your revision purpose. So make sure कि एक बार आप NCERT पढ़ चुके होंगे तभी इस वीडियो को रेफर कर रहे होंगे. Let us move further and understand what power sharing is about and cover the chapter in just one video. Let us get started. Now moving on to the story of Belgium या Belgium के बारे में पढ़ते हैं. तो let us consider certain points which you need to remember from the examination point of view. सबसे पहले 1 मार्क का सबसे important question होता है कि Belgium is located in which continent? So Belgium is a country, a small country located in Europe. राइट फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि वो यूरोप में लोकेटेड है और उसकी जो पॉपुलेशन है इट इज ओवर 1 करोड़ की वहां पे पॉपुलेशन है विच इज हाफ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन है. नाउ टॉकिंग अबाउट मेजरली देयर इज अ डिवीजन इन द कंट्री जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे है. लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे देयर आर डिविजन्स. ठीक है, कंसीडरिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन बेल्जियम. फर्स्टली द डच स्पीकिंग, देन द फ्रेंच स्पीकिंग एंड आल्सो द जर्मन स्पीकिंग. The Dutch speaking people are majority in number. When we talk about Dutch speaking जो लोग हैं, they are 59% in number. Again, a very important thing as per the examination point of view. 40% of the people are French speaking और 1% जो लोग हैं, they are speaking German. बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे. वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है, जो लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं जो माइनॉरिटी में है कंट्री में, वो एजुकेशनली, सोशली, रिसोर्सफुली काफी ज्यादा रिच हैं. एज इन यहाँ पर ये लाइन दे रखी है, हम पढ़ सकते हैं इसको. दे आर बेनिफिटेड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन बिकॉज दे आर रिच एंड पावरफुल. तो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो रिच एंड पावरफुल है. अब अगर ऐसा होता है कि अगर किसी कंट्री में हम देखते हैं एक ऐसे लोग जो माइनॉरिटी में हैं पर वो रिच हैं, तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उसके साथ उनकी टेंशंस बढ़ती हैं. इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है दिस क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग पीपल एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s. आगे बढ़ते हैं और कंसीडर करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि अगेन बेल्जियम मॉडल से रिलेटेड होंगे. Now, अब अगर बेल्जियम में इतनी प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू व्हाटएवर द लैंग्वेज पीपल वर स्पीकिंग और व्हाटएवर वाज हैपनिंग इन बेल्जियम, तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने सबको अकोमोडेट करने की कोशिश करी. अकोमोडेट एज इन सबको एक साथ पीसफुली ब्रदरहुड के साथ रखने की कोशिश करी इनटू द कंट्री. इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनका उसको अमेंड किया 4 टाइम्स अमेंड किया और अमेंडमेंट से इंश्योर किया दैट none of the countries or the community is facing any of the problem. Right? आगे बढ़ते हैं. Here are some elements of Belgian model. This is a very important question as per the examination or from the examination point of view. First of all, the constitution prescribed a number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. अब उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है हमारे जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग होने चाहिए, they should be equal in number. They should be equal in number. Some special laws require the support of the majority of the members from each linguistic group. हर linguistic group की एक proper representation उन्होंने ensure करी. Thus, no single community can make decisions unilaterally. ठीक है, कोई भी single community अकेले कोई भी decisions ना ले पाए. आगे बढ़ते हैं. The state governments are not subordinate to the central government. जो state governments थी, they were not subordinate यानी कि उनको help की जरूरत नहीं थी of the central government. उनकी अपनी jurisdiction थी. Brussels है the capital city of Belgium has a separate government in which both the communities have again equal representations. अब ये जो separate government बनाई गई, इसको हमने बोला community government. ये एक special kind of government थी. तो यानी कि अगर हम बाकी कंट्रीज में अगर देखते हैं तो पार कैसे डिवाइड होती है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. पार जो होती है वो हमारी स्टेट में होती है, सेंटर में होती है, मतलब सेंटर में फिर स्टेट में होती है, राइट. उसके बाद कोई लोकल लेवल पे होती है. पर यहां पर पार में एक स्पेशल गवर्नमेंट थी जो कि हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी. जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी. अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक तरह से हम कह सकते हैं यूएस या स्पेशल पॉइंट क्या था? The government has the power regarding cultural, educational and language related issues.
क्योंकि बेल्जियम एक ऐसी कंट्री बन चुकी थी जहां पे लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, ऐसे इश्यूज आ रहे थे जो लैंग्वेज रिलेटेड थे, तो एक स्पेशल गवर्नमेंट को अपॉइंट किया गया। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डू कंसीडर दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेल्जियम मॉडल वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट हेल्प to avoid civic strife between the two major communities। अब हो सकता था ना कि लड़ाई भी हो जाए इन लोगों के बीच में, ऐसा हो सकता था कि जो डच स्पीकिंग है वो फ्रेंच स्पीकिंग के ऊपर अटैक कर दें या कोई वॉर हो जाए, कोई सिविल वॉर हो जाए, बट ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि द गवर्नमेंट वाज रिस्पांसिबल इनफ इन ऑर्डर टू एंश्योर सम अमेंडमेंट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डेफिनेटली एंश्योर्ड अ बेटर वे आउट। ठीक है, अब ये तो थी एक केस स्टडी। अब बढ़ते हैं अगली केस स्टडी की तरफ, जो कि है हमारी स्टोरी ऑफ श्रीलंका इन पर्टिकुलर। तो पढ़ते हैं श्रीलंका की स्टोरी क्या थी। अब श्रीलंका के बारे में तो हम सबको पता है कि एशिया में एक कंट्री है जो इंडिया से थोड़ी सी, मतलब काफी ज्यादा इंडिया से पास है वो। ठीक है, सो लेट अस टेक अ सिचुएशन ऑफ अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक आइलैंड नेशन है, क्योंकि आइलैंड्स क्या होते हैं, जिनकी 3 sides of the 4 sides of the country or the land are surrounded by water। तो वो एक आइलैंड नेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वो एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि वो एक आइलैंड नेशन है। हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़। यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। बेल्जियम की पॉपुलेशन क्या थी, 1 करोड़। यहां पर श्रीलंका की है 2 करोड़। ठीक है, अबाउट द सेम एज ऑफ हरियाणा। अच्छा, अब यहाँ पे भी हरियाणा की रेफरेंस हमें मिल गई। यहाँ पर है हरियाणा की सेम पॉपुलेशन है, हरियाणा जितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ पे भी डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में। देखते हैं भाई यहाँ पे कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं। वहां पर तो डच और फ्रेंच थे, यहाँ पर है सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। जो सिन्हाला स्पीकर्स है भाई वो तो बहुत ज्यादा है नंबर में, 74% है, विच इज वेरी मच। ठीक है, उसके बाद जो तमिल स्पीकर है दे आर 18% इन नंबर, और बाकी बचे कुछ जो ग्रुप्स होंगे दे मस्ट बी स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज। बट ये 2 लैंग्वेजेस को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स, द श्रीलंकन तमिल्स एंड द इंडियन तमिल्स। अच्छा, क्वेश्चन आता है पेपर में, इंडियन तमिल्स कौन थे भाई? इंडियन तमिल्स कौन से होते हैं जो श्रीलंका में? सो द तमिल्स whose forefathers came as plantation workers to Sri Lanka are known as Indian Tamils। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, जरूर इसको मेंशन कर लीजिएगा कहीं पर भी, क्योंकि ये आता है पेपर में। Right, moving forward, you can see the map below. There is a map also, ठीक है, in your book, which you can look out for अगर आपको एक general representation चाहिए किसी भी चीज की, आपको visually याद करने में बहुत ज्यादा easy लगता है। तो let us move further, देखते हैं what's more there in the store। आगे हमें और थोड़ी सी डिटेल में बताया गया कि श्रीलंका में भाई हो क्या रहा था। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। अरे भाई ये ईयर याद करना तो बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इंडिया को कब मिली? इंडिया को मिली 1947 में और श्रीलंका को मिल रही है 1948 में। The Sinhala community was in majority। डेफिनेटली हमने पढ़ा भाई 74% इज अ मेजॉरिटी। ठीक है, तो सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो 74% थी और मेजॉरिटी में थी। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। So they had formed the government। उन्होंने गवर्नमेंट बना ली कि भाई हम मेजॉरिटी में हैं तो हम अपने आप को ये लो जी क्राउन दे देते हैं और हम अपने आप को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। They also followed preferential policies that favored Sinhala। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऐसी पॉलिसीज बनाई जो सिन्हालास की फेवर में होती थी, क्योंकि भाई वही सारे ले रहे थे। और वो क्या करते थे, यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स की पोजीशंस को सिर्फ सिन्हालास के लिए कंसीडर कर दिया। ये तो बहुत गलत है। अगर आप डेमोक्रेटिक अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हो, देन यू शुड गिव इक्वालिटी टू ईच एंड एवरी कम्युनिटी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर मैं ये लैंग्वेज बोलता हूं, सपोज आज मैं आपके पास आऊं और मैं बोलूं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये जॉब आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है प्रेफरेंस उस जॉब की इंग्लिश हो, बट दोनों लैंग्वेजेस को इक्वल कंसिडरेशन मिलती है। यहां तक कि आप देखेंगे तो आपका बोर्ड का पेपर भी जो है वो इधर इंग्लिश में होता है और इधर हिंदी में होता है, तो कंसिडरेशन तो दोनों लैंग्वेजेस को मिल रही है ना। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था। यहां पर क्या हो रहा था, अब श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल नहीं रहे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इन गेटिंग जॉब्स एंड द अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। और जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है उनको इग्नोर किया जा रहा है, राइट? Due to which the relationships between Sinhalas and Tamil community became poor। अब इन लोगों के रिलेशंस खराब हो गए। श्रीलंका launched parties, Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language। अब जो श्रीलंकन तमिल्स है, they will also try that हमारी लैंग्वेज को जो है उसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, क्योंकि आपने तो सिन्हाला को एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया ना।
फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, इसीलिए उन्होंने ऐसा करना चाहा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, टेंशंस और बढ़ती गई और एक ऐसी सिचुएशन आई जब दोनों कम्युनिटीज आमने सामने आई एंड देयर वाज अ सिविल वॉर। व्हाट इज अ सिविल वॉर? जब सिविलियंस यानी कि कंट्री में रहने वाले सिटीजंस आपस में लड़ते हैं। एक लड़ाई तो होती है कि हम दूसरी कंट्री के साथ कर रहे हैं, बट एक लड़ाई होती है जो विद इन हमारी कंट्री हो रही होती है। ठीक है, हम उसे बोलते हैं सिविल वॉर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। डेफिनेटली इससे रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू या कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा। एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed. कुछ भी नहीं हुआ, killings ही हुई। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. The civil war ended in 2009. 2009 में end हुई, caused a terrible setback on social, cultural and economic life of the country. Very important, civil war. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, civil war कब एंड होती है? 2009 में। 1 मार्क के हिसाब से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट अस मूव फर्दर और देखते हैं कि इन दोनों स्टोरीज से अब पता क्या चला हमें, मतलब मेजरली पता क्या चला वो देख लेते हैं एक बार। इन दोनों स्टोरीज से हमें ये पता चलता है या ये हम इन्फर या ये चीज आउटकम में ले पाते हैं कि बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेसी बट दे डेल डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। थी तो दोनों डेमोक्रेसीज, बट जिस तरह से उन्होंने डील किया अपनी कंट्री में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो बहुत अलग था। In Belgium, the leaders have realized that unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of the different communities and regions. ठीक है, तभी वहां पर एक mutually understanding से decision आया था। Whereas Sri Lanka shows that if a majority community wants to enforce the dominance or others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. Undermine the unity का मतलब कोई लड़ाई ही होगी eventually। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी किसका डिसीजन जो था वो बेटर था, एज इन किसने अच्छी तरह पोर्ट्रे किया इस चीज को। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील, दैट वाज श्रीलंका राइट एट देयर पार्ट और द श्रीलंकन गवर्नमेंट राइट और द गवर्नमेंट इन बेल्जियम वाज राइट। लेट अस मूव फर्दर। अब पावर शेयरिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है, अच्छा लगता है, बट क्यों है ऐसा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लेते हैं। 2 रीजंस होते हैं, एक होते हैं हमारे मॉरल रीजंस और एक होते हैं हमारे प्रूडेंशियल रीजंस। देखते हैं, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को घटा देता है बिल्कुल। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी। Imposing the will of a majority community over the others may look like an attractive option, but in a short run, but in a long run, it undermines the unity again. Tyranny of majority is not oppressive or minority, but it also brings or ruins, the majority. तो यहाँ से हमें यही पता चलता है कि अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर इंपोज करती है चीजें, तो उससे कंट्री की जो यूनिटी है वही अंडरमाइन होती है, रादर देन कोई बेटर रिजल्ट्स आए या ना आए। Let us move further. अब आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से देखेंगे कि वेरियस फॉर्म्स में पावर शेयरिंग डिवाइड कैसे हो सकती है। फर्स्टली हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। द डिवीजन ऑफ पावर इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि हॉरिजॉन्टली एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट इंश्योर्स नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज and utilize unlimited power। ठीक है, इसीलिए पावर को डिवाइड कर दिया गया है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो मीनिंग है दैट मस्ट बी क्लियर टू यू बिकॉज इट इज अ वेरी नॉट अ नॉवल कॉन्सेप्ट फॉर यू, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे वो कहते हैं कि ईच ऑर्गन कीप्स एन आई ऑन द अदर, आपस में एक दूसरे पे दे कीप एन आई, and this system of arrangement is called system of checks and balances। बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, पेपर में यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो वहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ही आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, जिसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं। एक तो थी हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। वर्टिकली जब हम देखते हैं तो वही सेंटर और स्टेट का जो डिवीजन है, जो कि इंडिया में भी है, बेल्जियम में भी था। ठीक है, तो 2 तो ये हो गए, एक हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। 2 और हैं,
उनकी तरफ चलते हैं फटाफट से। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दिस कैन बी अचीव बाय शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एनहांसिंग द पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक पावर सिस्टम्स। तो ठीक है, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज लाना और वेरियस ग्रुप्स को चांस देना कि दे कैन आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। तो ये रिजर्वेशन इज सच अ पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू। Power sharing between political parties, pressure groups and movements. This kind of power sharing competition ensures that power does not remain in one hand. ठीक है कि वो एक हैंड में नहीं रहती है, because in a democratic country it is important to divide the power. For longer duration, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. ठीक है, तभी आप देखेंगे एक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है जो कि वो एंड्योर करता है और सबको इक्वल चांस मिलता है टू पार्टिसिपेट। ठीक है, last point, certain interest groups like businessmen, farmers, traders will also have to share government powers either by participating directly or through committees or indirectly by influencing the decision making process. अगर आपको कोई recent event याद आ रहा होगा farmers से related जिन्होंने हमारी decision making को किसी तरह, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने डिसीजन मेकिंग में, तो वो फार्मर्स का एक मूवमेंट था। इफ यू रिमेंबर दैट यू कैन जस्ट कमेंट दैट आल्सो डाउन बिलो। ठीक है, सो बेसिकली पावर शेयरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज प्री रिक्विजिट टू डेमोक्रेसी। अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग इज आल्सो एसेंशियल, पावर शेयरिंग का होना इज वेरी एसेंशियल। So I hope whatever I have told you in this video lesson is clear to you. I have told you a lot of information on 1 mark questions which are very important from the examination point of view. I hope you'll be considering them all, and also the PDF link of the notes which are running on the screen are available in the description box. The link is given to you. You can click it and access it for free. Thank you so much. All the best.